इसका तीसरा प्रश्न, पहला और दूसरा प्रश्न इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तीसरा प्रश्न क्या है देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a -3 4 और बिंदु b a -4 से समान दूरी पर हो। तो बच्चों कोई भी प्रश्न हल करते समय सबसे पहले हमें वो प्रश्न क्या है, उसमें क्या पूछा है, ये ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें वह बिंदु ज्ञात करना है जो एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जो एक्स अक्ष पर स्थित है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं एक्स और 0, अर्थात उसका एक्स निर्देशांक कोई अंक होता है और वाई निर्देशांक यह 0 होगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले हमें जो 2 बिंदु दिए गए हैं वो 2 बिंदु हम यहाँ पे लिख लेंगे। बिंदु ए है -3 और 4 और बिंदु बी है 1 और -4। तो इस तरह से हमें 2 बिंदु दिए गए हैं और हमें तीसरा बिंदु ज्ञात करना है जो इन 2 बिंदुओं से समान दूरी पर है। चलिए मान लीजिए वो तीसरा बिंदु P है इस तरह से, और बिंदु A यहाँ पर है और बिंदु B मान लीजिए यहाँ पर है। तो यह बिंदु P बिंदु A और बिंदु B से समान दूरी पर है, अर्थात ये जो दूरी है ये दूरी PA और दूरी जो है PB यह समान होनी चाहिए। वापस एक बार, बिंदु P बिंदु A और B से समान दूरी पर है, अर्थात रेखाखंड PA की लंबाई और रेखाखंड PB की लंबाई ये दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो चलिए हमें दूरी का सूत्र पता है, तो दूरी के सूत्र से हम PA और PB ज्ञात करेंगे, लेकिन इसके पहले हमें P बिंदु के निर्देशांक मानने होंगे। तो चलिए कि माना बिंदु P बिंदु A तथा B से बिंदु A तथा बिंदु B से समदूरस्थ है या समान दूरी पर है। चलिए हमने ये मान लिया है कि बिंदु P यह बिंदु A तथा बिंदु B से समान दूरी पर है। अब बिंदु P के निर्देशांक भी मान लेते हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक लिख लीजिए, बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक x और 0, जैसे कि हमने बताया बिंदु P यह x अक्ष पर है और x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x निर्देशांक कोई अंक होगा और y निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमने ये मान लिया है कि बिंदु P यह बिंदु A और B से समान दूरी पर है। तो ये लेंथ और ये लेंथ अर्थात ये दूरी और ये दूरी समान होगी। तो डिस्टेंस ऑफ PA अर्थात P और A के बीच की दूरी बराबर डिस्टेंस ऑफ PB, और डिस्टेंस अर्थात दूरी हम किस सूत्र से ज्ञात करते हैं, दूरी के सूत्र से। ठीक है, तो दूरी के सूत्र से यहाँ पर सूत्र लिखिए, दूरी का मान रखते हुए क्या मान है, x2 - x1 कोष्टक का वर्ग, ये सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर x2 क्या है और x1 क्या है, x2 और x1 क्या होते हैं और y2 और y1 क्या होते हैं, ये इन बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर P और A है, तो A बिंदु के निर्देशांकों में से P के निर्देशांक माइनस कीजिए या P बिंदु के निर्देशांकों में से A के निर्देशांक माइनस कीजिए, जैसा आप कीजिए। चलिए x में से -3 को माइनस कीजिए, x माइनस और कोष्टक में क्या आएगा फिर -3, x -3 तो हो जाएगा +3 और कोष्टक का वर्ग, फिर आगे आएगा प्लस। अभी y निर्देशांक कौन सा है, y का 0 है, तो 0 - 4। ठीक है, 0 - 4 कोष्टक का वर्ग। ओके, इस तरह से। इसी तरह से PB का भी अंतर ज्ञात कीजिए, x में से B बिंदु का x निर्देशांक माइनस कीजिए, x
-1 पी बिंदु का x निर्देशांक 1 है का वर्ग प्लस y निर्देशांक क्या है b का 0, तो 0 माइनस -4 तो हो जाएगा +4 और उसका वर्ग करेंगे हम। तो चलिए अब यहाँ पर x + 3 कोष्टक का वर्ग और प्लस x 0 - 4 कोष्टक का वर्ग, ठीक है। और यहाँ पर ये सब आ गया x - 1 कोष्टक का वर्ग प्लस 0 + 4 कोष्टक का वर्ग। चलिए जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। x + 3 इसका केवल विस्तार होगा, इसलिए इसको यहीं पे ऐसे ही रख देंगे। और यहाँ पे देखिए 0 - 4 है तो कोष्टक में क्या रह जाएगा, केवल -4 का वर्ग। और दूसरे पक्ष में क्या है, x - 1 कोष्टक का वर्ग, इसका भी विस्तार होगा a - b के सूत्र से, वो हम करेंगे। प्लस 0 + 4 क्या होता है, 4 का वर्ग। यहाँ तक हम आ गए। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वर्गमूल है और यहाँ पर भी वर्गमूल है, अर्थात अगर हम दोनों पक्षों में वर्ग लेंगे तो ये वर्गमूल का चिन्ह क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग ले लेते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर क्या मिलता है, देखिए वर्ग लेने पर हमें दोनों पक्षों में यहाँ पर हम वर्ग ले रहे हैं तो यहाँ पर ये वर्गमूल का चिन्ह जो है वो निकल जाएगा। इसके बाद जो बचेगा वो नीचे लिख लीजिए। क्या बचा है यहाँ पे, x + 3, इस पक्ष में x + 3 कोष्टक का वर्ग प्लस -4 का वर्ग बराबर x - 1 कोष्टक का वर्ग प्लस 4 कोष्टक का वर्ग। यहाँ अब तक हमें यहाँ इतना मिला है, यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा है कि ये हमने दूरी के सूत्र से प्राप्त किया है, दूरी के सूत्र से ये हमें नहीं लिखा था, जो लिख लिया है। तो चलिए यहाँ पर विस्तार सूत्र क्या है, a + b का कोष्टक का वर्ग और यहाँ पर a - b कोष्टक का वर्ग। अगर आपको विस्तार सूत्र याद नहीं है, मैं यहाँ पे साइड में विस्तार सूत्र लिख लेती हूँ। देखिए a + b कोष्टक का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, ये विस्तार सूत्र है। और दूसरा विस्तार सूत्र है a - b, यहाँ पर a और b अर्थात पहला पद और दूसरा पद, कोष्टक का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। इन विस्तार सूत्रों से हमें इन पदों का, ये पहला पद और ये पद, इसका हमें क्या करना है, विस्तार करना है। तो चलिए a + b कोष्टक का वर्ग, तो यहाँ पर x + 3 कोष्टक का वर्ग, तो पहला पद क्या है x, तो x का वर्ग कैसा, x वर्ग प्लस 2 गुणे a गुणे b अर्थात 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो 2 गुणे x गुणे 3, 2 तिहाई 6, तो 6x प्लस 3 का वर्ग आएगा 9 प्लस -4 का वर्ग आता है 16 बराबर x - देखिए बराबर चिन्ह हमेशा एक के नीचे एक व्यवस्थित लिखना है। x - 1 कोष्टक का वर्ग इस सूत्र से आएगा, पहले पद का वर्ग, पहला पद यहाँ पे x है तो x का वर्ग माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो 2 गुणे पहला पद है x गुणे 1, 2 एकम 2, तो यहाँ पे आएगा 2x और प्लस दूसरे पद अर्थात 1 का वर्ग 1, फिर प्लस 4 का वर्ग 16, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष में दोनों पक्षों में 16 है, तो ये 16 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो 16 यहाँ पे कट हो गया। अगर आप इस 16 का पक्षांतर यहाँ पे करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अर्थात ये पद क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर इस पद को हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने की मतलब ऐसा तिरछी रेखा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो कैंसिल हो गया। ओके, इसके बाद क्या है, x वर्ग प्लस 6x प्लस 9 और दूसरे पक्ष में है x वर्ग माइनस 2x प्लस 1, अर्थात यहाँ पर देखिए x वर्ग ये भी पद दोनों पक्षों में समान है तो ये भी पद कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पे 16 ये भी पद सेम है, इनके चिन्ह भी समान है तो ये दोनों पद अर्थात x वर्ग और 16 ये दोनों पद क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो बचा क्या, बचा है 6x प्लस 9 बराबर माइनस 2x प्लस 1, इतना बचा है। तो यहाँ पर हम करेंगे अभी पक्षांतर, ये 2x जो है हम दूसरे पक्ष में ले लेंगे, इस पक्ष में ले लेंगे
तो 6x माइनस 2x और 9 जो है इस पक्ष में चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -9 प्लस 1, ठीक है, या 1 माइनस 9, तो 6 में से यह -2 है, यहाँ पे आएगा +2, 6 और 2 हो जाएगा 8x, 8x बराबर 1 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा -8, ठीक है। तो x बराबर 8x बराबर -8 हमें मिला है, इसलिए x बराबर -8/8, भाग लगा दीजिए, 8 एकम 8, तो यहाँ पे x का मान आया हमें -1। तो P बिंदु के निर्देशांक हमने क्या माने थे, बिंदु P के निर्देशांक हमने माने थे x और 0, तो यहाँ पर x का मान हमें मिल गया है, अर्थात P के निर्देशांक हमें मिल गए। तो यहाँ पे लिख लीजिए जो उत्तर हमें मिला है, बिंदु P, ये उत्तर है, बिंदु P के निर्देशांक क्या मिले हमें, बिंदु P के निर्देशांक क्या थे, x और 0 थे, है कि नहीं। तो x और 0 अर्थात क्या मिला हमें, -1 और 0 है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से हमें पहला प्रश्न क्या किया है, हल कर दिया है। अब देखेंगे प्रश्न चौथा। प्रश्न तीसरा हमने हल कर दिया है, प्रश्न चौथा है, जांच कीजिए कि बिंदु P -2 2, बिंदु Q 2 2 और बिंदु R 2 7 समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, ये जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने क्या सीखा है इस पाठ में अब तक, केवल दूरी का सूत्र। तो दूरी के सूत्रानुसार यहाँ पर जो 3 बिंदु हमें दिए गए हैं, इन 3 बिंदुओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है, वो होंगी इस समकोण त्रिभुज मतलब त्रिभुज की भुजाएं, और फिर हमें बताना है कि वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए ये प्रश्न हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों बिंदु जो हमें दिए गए हैं वो बिंदु हम लिखेंगे। बिंदु P है -2, फिर बिंदु Q है 2, और बिंदु R है 2, 7। इस तरह से 3 बिंदु हमें दिए गए हैं। अब दूरी के सूत्र से हमें बारी बारी दोनों दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए लिखिए, दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से हमने सबसे पहले ज्ञात करेंगे बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी। तो बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ PQ, ठीक है। दूरी के सूत्र से क्या सूत्र है, दूरी के सूत्र का x2 - x1 कोष्ठक का वर्ग प्लस y2 - y1 कोष्ठक का वर्ग। तो यहाँ पर 2 में से ये -2 हम घटा देंगे, तो आ जाएगा 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग, ठीक है। फिर प्लस y निर्देशांक 2 - 2, 2 - 2 कोष्ठक का वर्ग, ओके, बराबर करनी में 2 + 2 कोष्ठक का वर्ग। अब 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, तो कोष्ठक में 4 का वर्ग प्लस 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 का वर्ग। हमें अब तक क्या मिला है, करनी में 4 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, 0 का वर्ग अर्थात ये पद कैंसिल हो गया, तो 4 का वर्ग कितना है, 16 है, और 16 का वर्गमूल कितना है, 4 है, अर्थात हमें डिस्टेंस PQ कितना मिला है, 4 मिला है। वो यहाँ पे लिख लीजिए कि हमें डिस्टेंस PQ 4 मिला है, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे दूरी के सूत्र से डिस्टेंस, और 2 बिंदु कौन से, डिस्टेंस QR और डिस्टेंस PR, ठीक है। चलिए दूरी के सूत्र से हम ज्ञात करेंगे अगली दूरी, डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस PQ ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार दूरी के सूत्र का उपयोग करेंगे। दूरी का सूत्र Q बिंदु के शीर्ष बिंदु में PQ ज्ञात किया हमने, अभी QR ज्ञात करना है ना हमें, डिस्टेंस ऑफ QR। तो R बिंदु के निर्देशांकों में से Q बिंदु के निर्देशांक हम घटा देंगे और उनका वर्ग कर देंगे। तो R बिंदु का x निर्देशांक 2 है, 2 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 2 - 2 कोष्ठक का वर्ग प्लस
आर बिंदु का y निर्देशांक है 7 और Q बिंदु का y निर्देशांक है 2, तो 7 माइनस 2 कोष्टक का वर्ग बराबर करनी में, देखिए यहाँ पे 2 में से 2 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 0, 0 का वर्ग प्लस 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, 5 का वर्ग। तो अब तक हमारे पास है ये पद कैंसिल हो गया, 5 का वर्ग कितना है 25 और 25 का वर्गमूल कितना है 5, तो हमें मिला है डिस्टेंस ऑफ क्यू आर बराबर 5। इसी तरह से हम ज्ञात करेंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू ज्ञात किया, क्यू आर ज्ञात किया, अब डिस्टेंस ऑफ पी आर हमें ज्ञात करना है, वो भी ज्ञात कर लेंगे। चलिए, डिस्टेंस ऑफ पी आर बराबर डिस्टेंस ऑफ पी आर दूरी के सूत्र से हम ज्ञात कर रहे हैं। क्या सूत्र, आर के निर्देशांकों में से पी के निर्देशांक हम घटा देंगे और उनका वर्ग कर देंगे। इस तरह से आर का एक्स निर्देशांक 2 है तो 2 माइनस माइनस 2, 2 माइनस माइनस 2 अर्थात 2 प्लस 2 का वर्ग प्लस कोष्टक में इसका y निर्देशांक है 7, 7 माइनस 2 अर्थात 5, 7 ठीक है का वर्ग बराबर, तो करनी में अब 2 प्लस 2 कितना हुआ 4, 4 का वर्ग प्लस 7 में से 2 माइनस करो कितना हो गया 5 का वर्ग, तो हमें मिला है करनी में 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 5 का वर्ग कितना होता है 25, 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 करनी में 5 और 6 1 और 2 2 4, 41, करनी में 41, डिस्टेंस ऑफ पी आर मिला है करनी में 41। तो हमें यहाँ पर तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ मिली है, देखिए पी क्यू 4 है, क्यू आर 5 है और पी आर बराबर करनी में 41। तो हमने गणित भाग 1 के दूसरे पार्ट में पाइथागोरस के प्रमेय में पढ़ा है कि अगर भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हों तो यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं, ये कैसे हम पहचानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो उस प्रमेय के विलोम का उपयोग यहाँ पे हमें करना है और इसके लिए हमें क्या करना है, इन तीनों भुजाओं में से जो सबसे बड़ी भुजा है उसका सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो देखिए ये भुजा है 4, ये भुजा है 5 और ये भुजा है करनी में 41, तो ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसका हम करेंगे वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ लिख लेते हैं। पी क्यू बराबर 4, क्यू आर बराबर 5 और पी आर बराबर करनी में 41। ऐसे तीन भुजाओं की लंबाइयाँ हमें मिली। हमें ये जांचना है कि तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर ये पी आर बराबर करनी में 41। फिर हम क्या करते हैं, उसका वर्ग करते हैं, उसका वर्ग। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कितना होगा, करने में 41 का वर्ग अर्थात 41 होगा। चलिए इसको हम दे देंगे विधान क्रमांक 1 कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कितना है, करने में 41। अभी अन्य दो भुजाओं, जो अन्य दो भुजाएं हैं, इन अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल हमें लेना है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल हमें करना है। तो अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं, देखिए ये भुजा हमने ली पहले, सबसे बड़ी भुजा। अन्य दो भुजाएं कौन सी है, पी क्यू और क्यू आर। तो उनके वर्गों का योगफल करना है अर्थात पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। ठीक है, तो पी क्यू का वर्ग कितना है, कर लीजिए पी क्यू का वर्ग। पी क्यू की लंबाई है 4, तो 4 का वर्ग प्लस क्यू आर की लंबाई कितनी है 5, तो 5 का वर्ग। 4 का वर्ग है 16 और 5 का वर्ग है 25 और ये कितना आता है 41। अर्थात अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल हमें कितना मिला है 41। चलिए इसे नंबर दे देते हैं विधान क्रमांक
2। तो विधान क्रमांक 1 में हमने क्या लिखा है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कितना है, 41 है। और विधान क्रमांक 2 में अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल भी 41 है। अर्थात सबसे बड़ी भुजा के वर्ग की जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है और इसीलिए विधान क्रमांक 1 तथा 2 से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। और इसीलिए पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम से, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज PQR यह समकोण त्रिभुज है। ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है, समकोण त्रिभुज है। हाँ, और ये समकोण त्रिभुज है अर्थात बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो ये भी उत्तर हमें लिखना पड़ेगा। इसीलिए उत्तर क्या उत्तर है कि बिंदु P -2 2, बिंदु Q 2 2 और बिंदु R 2 7 यह क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है यह देखने के लिए हमने सबसे पहले तीनों भुजाओं की दूरियां ज्ञात की और पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम इसका यहाँ पे उपयोग कर लिया। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि P 2 - 2, Q 7 3, R 11 - 1 और S 6 - 6 शीर्ष बिंदु वाला जो चतुर्भुज है यह चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो जैसे हमने चौथे प्रश्न में त्रिभुज की भुजाएं दिखाई, इसी तरह से यहाँ पे हमें समांतर चतुर्भुज की ये भुजाएं हैं, ऐसे हमें यहाँ पे सिद्ध करना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे और हल करने के लिए सबसे पहले हम बिंदुओं को लिखेंगे। बिंदु है 2 - 2, Q बिंदु है 7 3, R बिंदु है 11 - 1 और S बिंदु है 6 और -6। हमने चारों बिंदु यहाँ पे लिख लिए हैं। अब बिंदु लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दूरी का सूत्र उपयोग में लाना है। तो दूरी के सूत्र से और हमें प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अर्थात देखिए समझाने के लिए मान लीजिए हमें क्या बताना है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। तो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो हैं वह समान अर्थात सर्वांग होती है, समान माप वाली होती है। तो मान लीजिए बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R और बिंदु S ऐसे 4 बिंदु हैं। तो हमें क्या बताना होगा कि PS की लंबाई QR के बराबर है, PQ की लंबाई SR के बराबर है। अगर ऐसा हुआ, सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान हुई, तो यह समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, यह सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, भुजाओं की लंबाई ज्ञात करते हैं दूरी के सूत्र से। क्या है दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा डिस्टेंस PQ। तो चलिए डिस्टेंस PQ बराबर Q बिंदु के निर्देशांकों में से P बिंदु के निर्देशांक हम घटा देंगे। करणी में Q बिंदु का x निर्देशांक है 7, 7 में से 2 को घटाओ, 7 - 2 और कोष्ठक का वर्ग प्लस Q बिंदु का y निर्देशांक है -3 और y निर्देशांक है P बिंदु का 3 और इसका -2, तो 3 - -2 अर्थात होगा 3 + 2
कोष्टक का वर्ग बराबर करनी में 7 में से 2 घटा दिया, कितना बचेगा 5 का वर्ग प्लस 3 और 2 हो गया 5 का वर्ग, तो करनी में आ जाएगा 5 का वर्ग 25 प्लस 5 का वर्ग 25, तो यहाँ पे मिलेगा करनी में 50। करनी में 50। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू हमें मिला है करनी में 50। यहाँ पर हमें 50 का गुणनखंड ज्ञात करके 25 गुणे 50 भी हम कर सकते हैं। इस तरह से देखिए 50 अर्थात क्या होता है 2 करनी में 25 बराबर 2 करनी में 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो 5 करनी में 2। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू हमें मिला 5 करनी में 2। कैसे मिला देखिए 50 बराबर क्या होता है 2 गुणे 25 और 25 ये किसका वर्ग है 5 का, तो 25 ये वर्ग संख्या है वर्गमूल के बाहर आ जाएगी, तो करनी के बाहर आ गई 5 और करनी में कौन रह गया 2। इसी तरह से हम डिस्टेंस ऑफ क्यू आर भी ज्ञात कर लेंगे। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर बराबर करनी में आर का निर्देशांक है 11, 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 कोष्टक का वर्ग प्लस वाई निर्देशांक है -1, -1 -3, -1 -3 कोष्टक का वर्ग बराबर करनी में 11 में से 7 घटा दीजिए, कितना बचता है 4 कोष्टक का वर्ग प्लस यहाँ पर समान चिन्ह है तो योगफल हो जाएगा -1 -3 हो जाएगा -4 कोष्टक का वर्ग, तो करनी में 4 का वर्ग 16 है प्लस -4 का वर्ग भी 16 है, तो यहाँ पे हमें मिला करनी में 32। इस 32 का भी हम उसी तरह से जैसे हमने 50 का गुणनखंड किया था 2 गुणे 16 कर देंगे, जैसे कि 16 वर्ग संख्या है बाहर आ जाएगी 4 और करनी में 2 रह जाएगा। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस ऑफ क्यू आर मिला है 4 करने में 2। चलिए हम इसे विधान क्रमांक 1 लिख देंगे, विधान क्रमांक इसे 2 लिख देंगे। इसी तरह से हम बाकी अन्य 2 भुजाओं की भी दूरियां ज्ञात कर लेंगे। डिस्टेंस ऑफ अभी कौन सी भुजा बची है, हमने पी क्यू लिया, क्यू आर लिया, अभी आर एस ले लेंगे। डिस्टेंस ऑफ आर एस बराबर करनी में एस का एक्स निर्देशांक है 6, 6 माइनस 11, 6 माइनस 11 कोष्टक का वर्ग प्लस वाई निर्देशांक है -6, -6 माइनस 1 अर्थात +1, तो -6 + 1 कोष्टक का वर्ग बराबर करने में, ये समझ में आ गया आपको, -6 माइनस -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए -6 + 1, 6 माइनस 11, 6 में से 11 माइनस करो कितना बचता है 5, 5 का वर्ग, यहाँ पर क्योंकि बड़ी संख्या को माइनस चिन्ह है -5 का वर्ग प्लस 6 और 1, इसमें से 1 में से 6 माइनस करेंगे हम तो बचेगा -5, -5 का वर्ग, -5 का वर्ग कितना होता है 25 और -5 का वर्ग वापस एक बार 25, तो 25 + 25 हो गया करनी में 50, और जैसे कि ऊपर हमने किया था वैसे ही सेम 2 गुणे 25, 50 का गुणनखंड और करनी के बाहर आ जाएगा 25, 5 करनी में 2, इसको हम देंगे विधान क्रमांक 3 नाम देंगे, और डिस्टेंस ऑफ आर एस हमें मिला 5 करनी में 2। इसी तरह से हम डिस्टेंस ऑफ लास्ट वाला पी एस ज्ञात करेंगे। डिस्टेंस ऑफ पी एस बराबर करनी में एस का एक्स निर्देशांक है 6, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कोष्टक का वर्ग प्लस -6 माइनस 2 अर्थात -6 + 2 कोष्टक का वर्ग बराबर करनी में 6 में से 2 घटा दीजिए, कितना आता है 4, 4 का वर्ग प्लस 6 में से वापस 2 घटाएंगे, लेकिन 6 बड़ी संख्या है तो -4 कोष्टक का वर्ग बराबर करनी में 4 का वर्ग 16, उसी तरह से -4 का वर्ग भी 16, तो हमें मिला है यहाँ पे करनी में 32, करनी में 32 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 2 गुणे 16, और क्योंकि 16 यह वर्ग संख्या है 4 के रूप में बाहर आ जाएगी,
और 2 जो है करनी में रह जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ PS हमें मिला है 4 करनी में 2, इसे हम दे देंगे कोष्टक विधान क्रमांक 4। अगर आप विधान क्रमांक 1, 2, 3 और 4 देखेंगे तो यहाँ पे देखिए PQ की लंबाई और RS की लंबाई समान है। उसी तरह से QR की लंबाई और PS की लंबाई समान है। हम अगर चतुर्भुज की बात यहाँ पे करें तो देखिए PS की जो लंबाई है, यहाँ पे PS की लंबाई 4 करने में 2 है। उसी तरह से QR की लंबाई, सम्मुख भुजा की लंबाई समान आ गई और PQ और SR इन 2 भुजाओं की लंबाई भी समान आ गई। तो विधान क्रमांक 1, 2, 3 तथा 4 से PQ, डिस्टेंस ऑफ PQ बराबर डिस्टेंस ऑफ RS तथा डिस्टेंस ऑफ QR बराबर डिस्टेंस ऑफ PS, अर्थात सम्मुख भुजाओं की लंबाइयाँ समान हैं। ठीक है, अर्थात इस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की लंबाइयाँ समान हैं। भुजाओं की लंबाइयाँ समान है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि यदि सम्मुख भुजाओं की लंबाइयाँ समान है तो ये जो 4 बिंदु हैं यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। इसीलिए चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। यह सिद्ध होता है इससे, समांतर चतुर्भुज है। अर्थात बिंदु, कौन से बिंदु? बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R तथा बिंदु S समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है, यह सिद्ध हुआ। इसी तरह से अगर आपको दूसरा प्रश्न पूछा है, मान लीजिए, जिसमें इस तरह से 4 बिंदु दिए गए हैं और आपको पूछा है कि जैसे कि छठे प्रश्न में है, दिए गए 4 बिंदु यह सम चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है, यह शीर्ष बिंदु है या नहीं, ये आपको बताना है। तो सम चतुर्भुज में क्या गुणधर्म होता है? सम चतुर्भुज में क्या होगा कि सभी भुजाएं, जैसे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है तो केवल सम्मुख भुजाओं की लंबाइयाँ समान आए, परंतु यदि सम चतुर्भुज होगा तो चारों भुजाओं की लंबाइयाँ जो है वो समान आएगी। तो जैसे हमने 5वां प्रश्न हल किया है वैसे ही भी आप छठा प्रश्न हल कर सकते हैं। चलिए अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 इस तरह से, यदि बिंदु L x 7 और बिंदु M 1,15 के बीच की दूरी 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 बिंदु दिए गए हैं और उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करके दी गई है। हमें जो है यहाँ पर L बिंदु का एक निर्देशांक x निर्देशांक x दिया गया है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करेंगे। हल करने से पहले सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बिंदु लिख लेते हैं। L है x 7 और बिंदु M है 1 और 15, ये 2 बिंदु हमने लिख लिए। अब इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमें दी गई है 10, अर्थात डिस्टेंस LM हमें दिया गया है। डिस्टेंस LM बराबर कितना दिया है? 10। तो दूरी के सूत्र से डिस्टेंस ऑफ LM लिख लेते हैं। दूरी के सूत्र से कैसे हम लिखते हैं? डिस्टेंस LM बराबर करनी में M का x निर्देशांक 1 में से हम x को माइनस करेंगे, 1 माइनस x कोष्टक का वर्ग प्लस y निर्देशांक 15 में से 7 को माइनस करेंगे, 15 माइनस 7 कोष्टक का वर्ग। ठीक है, बराबर करनी में
1 माइनस एक्स, अभी इसका जो है घटाव नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अक्षर है कि नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो 1 माइनस एक्स कोष्टक का वर्ग प्लस, और यहाँ पे 15 में से 7 घटाइए, कितना आता है 15 में से 7 घटाने पर आता है 8 का वर्ग। ठीक है, तो और यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ LM भी हमें दिया गया है, कितना है डिस्टेंस ऑफ LM 10, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मान प्रस्तावित कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 बराबर करनी में 1 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, इतना हमें यहाँ पर मिला है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पे 8 का वर्ग कर सकते हैं, कर लीजिए 8 का वर्ग। 1 माइनस एक्स कोष्टक का वर्ग प्लस 8 का वर्ग कितना होता है 64। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस पक्ष में वर्गमूल है, तो अगर ये वर्गमूल हटाना होगा तो हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों में हमें वर्ग लेना होगा। दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर या वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 का 10 का वर्ग हो जाएगा 100 बराबर, ये करनी जो है ये हट जाएगी। तो 1 माइनस एक्स वर्ग या एक्स कोष्टक का वर्ग प्लस यहाँ पे मिला हमें 64 बराबर। अब यहाँ पर इसका विस्तार हम करेंगे, जैसे कि पहले बताया था, कौन सा सूत्र है, a माइनस बी कोष्टक का वर्ग, और क्या सूत्र बताया था, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, अर्थात पहले पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरे पद का वर्ग। इस विस्तार सूत्र से हम 1 माइनस एक्स इसका विस्तार करेंगे। तो चलिए करिए इसका विस्तार। 1 का वर्ग 1 माइनस 2x प्लस x का वर्ग प्लस 64। यहाँ पर 1 और 64 ये जो है समान पद हैं, तो इन समान पदों को हम दूसरे पक्ष में प्रस्तापित कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अगर इसका विस्तार नहीं किया तो भी 64 का अगर हम पक्षांतरित करेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये हम स्किप कर देंगे, और ये 64 जो है इसका डायरेक्टली हम पक्षांतर करते हैं, क्योंकि देखिए इस तरह से 64 का पक्षांतर किया तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 64 बराबर 1 माइनस एक्स कोष्टक का वर्ग। अभी 100 माइनस 64 अगर आप करेंगे तो 100 में से 64 को घटा देंगे तो कितना बचता है, 36 बचता है, जो एक वर्ग संख्या है, बराबर 1 माइनस एक्स कोष्टक का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे 36 ये भी वर्ग संख्या है, 6 का वर्ग है, और ये भी वर्ग संख्या है, तो हम दोनों पक्षों में वर्गमूल ले सकते, तो ये ज़रा बेटर तरीका हो जाएगा, तो यही हम फॉलो करेंगे। तो चलिए यहाँ पर किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, और ये है 1 माइनस एक्स कोष्टक का वर्ग। तो यहाँ पर भी वर्ग आ गया और यहाँ पर भी वर्ग आ गया, तो हम क्या करेंगे, अभी दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेंगे। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, और जब हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 का यानी कि 6 का वर्ग जो है इसका वर्गमूल आएगा प्लस या माइनस 6 बराबर। और यहाँ पर 1 माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस और माइनस, तो 1 माइनस एक्स आएगा यहाँ पे। हाँ, तो 1 माइनस एक्स, अभी इस 1 का हम क्या करेंगे, दूसरे पक्ष में 1 का हम क्या करेंगे, दूसरे पक्ष में पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम सीधा लिख लेंगे, 1 माइनस एक्स बराबर प्लस और माइनस 6, इतना हमें अब तक मिला है। तो चलिए इसको हम हल कर देंगे यहाँ पर। तो 1 माइनस एक्स बराबर प्लस और माइनस 6, इसलिए इस x को हम यहीं पे रख देंगे, माइनस एक्स बराबर प्लस 6। ठीक है, और 1 का करेंगे पक्षांतर, यहाँ पर 1 का अगर पक्षांतर करने को तो क्या हो जाएगा, एक बार एक काम करते, एक बार प्लस या 1 माइनस एक्स बराबर माइनस 6, ये दो हम डायरेक्टली यहाँ पर पर्याय ले लेंगे कि या तो 1 माइनस एक्स बराबर प्लस 6 या 1 माइनस एक्स बराबर माइनस 6, दोनों पर्याय साथ में ले लिए, बराबर x का
x यहाँ पे रहेगा एक साइड में +6 और यहाँ पे 1 का पक्षांतर हो जाएगा तो हो जाएगा -1, तो हमें मिलेगा -x बराबर 6 में से 1 माइनस बराबर कितना आ जाएगा 5 और -x बराबर 5 बराबर x बराबर -5। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर -x 1 का हो जाएगा पक्षांतर तो -6 -1 तो -x बराबर -7, तो x बराबर दोनों पक्षों में से माइनस माइनस कट गया तो रहे बचेगा क्या 7। तो x के यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ मिल गए हैं, एक तो -5 या 7। ठीक है, तो x बराबर -5 या x बराबर 7, ये दो हमारे उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5.1 कंप्लीट कर लिया है। 5.1 के हमने दो वीडियो बनाए हैं। पहले वीडियो में हमने 5.1 के प्रश्न पहला और दूसरा बताया और दूसरे वीडियो में हमने 5.1 का प्रश्न तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां ये प्रश्न बताए हैं। तो इन्हें ध्यान से पढ़िए और अच्छे से अध्ययन करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।